नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराए जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। और चलिए अब रुक करते हैं बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में बीजेपी नेताओं पर हमले का सिलसिला थम नहीं रहा है। रविवार को मध्य कश्मीर के बडगाम में हमले में गंभीर रूप से घायल हुए बीजेपी नेता की इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार सुबह आतंकियों ने सैर के लिए घर से निकले बडगाम बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अब्दुल हामिद नजर पर हमला किया था। बीजेपी नेता पर हमले से बौखलाए घाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं के इस्तीफे की बाढ़ सी आ गई है। पिछले 24 घंटे में 8 नए इस्तीफे हाईकमान को सौंपे गए, जबकि पिछले 1 महीने में बीजेपी के 17 कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। अब्दुल हामिद कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें एक प्रवासी कैंप में रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराया था, लेकिन सुरक्षा में खतरा होने के चलते वह अपने घर लौट गए थे। रविवार सुबह उन पर हमला हुआ और आज अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। 4 जून के बाद इस प्रकार का ये चौथा हमला है। इससे पहले वसीम वारी के परिवार की हत्या की गई और अजय भारती की हत्या की गई और भी लगातार हत्याएं की गई। एक नया तरीका आतंकवादियों ने अपनाया है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करने का। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने वहाँ पर जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, पंच सरपंचों के इलेक्शन, उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। अब वो चाहते हैं कि इस प्रकार का डर पैदा करके, क्योंकि पिछले लगभग 6 महीने में देखिए कि 200 आतंकियों को मार गिराया गया है, तो उन्होंने अपना काम करने का तरीका चेंज किया है और लोकल लेवल पर दहशत फैलाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई अपना इससे कामकाज करना बंद कर देगी, ऐसा नहीं है। इन लोगों को चुन चुन करके मारा जाएगा। बाकी अब्दुल हमीद की हत्या पर हमें दुख है, उनके परिवार के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं। और इसके लिए आपकी जानकारी के लिए परसों ही हम नए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के साथ लगभग इसी विषयों को लेकर के बैठे थे। अगर कश्मीर में दोबारा पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना है तो निश्चय ही जो स्थानीय नेता हैं उनको सिक्योरिटी देने की बात हमने की है। तो मुझे लगता है इस पर जल्द वो कार्रवाई भी की जाएगी और आगे से इस प्रकार की घटना ना हो उसको भी सुनिश्चित किया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर डटे हुए हैं और कार्यकर्ताओं को सिक्योरिटी प्रोवाइड हो, इसके लिए हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा है, एलजी साहब से कहा है, तो तभी ज़मीनी काम हो सकेगा जब इन लोगों को की मूवमेंट वहाँ पर रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बीजेपी नेता की कल ही गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया था और आज इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जी बिल्कुल, देखिए लगातार बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं आतंकी, और खास करके उनकी मंशा यही है कि किसी प्रकार से जो केंद्र में बैठी बीजेपी है, उनके जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर माहौल को किस प्रकार से बदला जाए, उसको लेकर लगातार आतंकियों में बौखलाहट है और उसी वजह से आतंकी जो हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं और उनके नेताओं को निशाना बना रहे हैं। कल भी एक बडगाम में बीजेपी के नेता को गोली मार दी थी, लेकिन उनको जल्द ही हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, लेकिन आज सुबह उनकी मौत हो गई है और पूरे इलाके की उसी समय घेराबंदी कर ली गई थी ताकि इन आतंकियों को पकड़ा जा सके। लेकिन आपको बताऊं कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका जो हैं, और खास करके आईएसआई ने कश्मीर में बैठे आतंकियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की हत्या की जाए ताकि कश्मीर के अंदर जो माहौल बना है उसको फिर से बिगाड़ा जा सके। इसी वजह से बीजेपी के जो नेता हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। जी,
लेकिन रविंद्र, बड़ी बात यहाँ पर यह है कि धारा 370 तो इन्होंने हटा दी है। अब किस तरह से ये आतंक को यहाँ से खत्म कर पाएंगे, क्योंकि अब तो इन्हीं के नेता और कार्यकर्ता इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आतंकियों की कमर टूटी है और इसी बौखलाहट का नतीजा है कि अब आतंकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बना रहे हैं। अगर इस साल की बात करें तो अभी तक 150 से ज्यादा आतंकी जो है वो मारे जा चुके हैं। इसमें कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं और यही वजह है कि कश्मीर में बैठे आतंकियों के आका जो हैं लगातार बौखलाए हुए हैं और घुसपैठ करवाने की मंशा से पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई जो है पूरी तरह से मदद कर रही है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। लगातार पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 5 दिनों से लगातार पुंछ का जो एलओसी का इलाका है, मनकोट है, बालाकोट है, कृष्णा घाटी है, इन इलाकों में लगातार पाकिस्तान जो है भारी गोलाबारी कर रहा है ताकि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। कल भी कश्मीर से सटा जो बारामूला का इलाका है वहां पर भी आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई थी, जिसका सुरक्षा बलों ने जवाब दिया था और एक आतंकी को मार गिराया था। आतंकियों के बाकी जो आतंकी जो थे वो उस आतंकी की बॉडी को ले जाने में कामयाब रहे, लेकिन हथियार वहीं छूट गए थे। तो ये चीजें सब दर्शाती हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि घाटी के अंदर शांति बनी रहे और जिस तरह से 370 और 35 से हटने के बाद वहां का माहौल कुछ शांत होने की दिशा में कदम हुआ था, तो वो पाकिस्तान को पच नहीं रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान आतंकियों को दिशा निर्देश दे रहा है कि वहां पर ऐसी हरकतें की जाएं ताकि कश्मीर घाटी को डिस्टर्ब रखा जा सके। जी बिल्कुल रविंद्र, और अब ये भी जानकारी मिल रही है कि आतंकियों के इस हमले की डर की वजह से लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भी लगभग 7 इस्तीफे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं डर जरूर है क्योंकि बीजेपी के नेता जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको सुरक्षा मुहैया नहीं है। इसी वजह से जो कश्मीर के अंदर बैठे बीजेपी के नेता हैं उनमें बौखलाहट है, उनमें डर की एक स्थिति जो है वो उत्पन्न हो चुकी है। इसी वजह से लगातार इस्तीफे जो है वो दे रहे हैं ताकि अपनी उनकी जान बच सके, उनके परिवार की जान बच सके। लेकिन आतंकियों की मंशाओं के ऊपर पानी फेरना सुरक्षा बलों के हाथ में है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना और सीआरपीएफ लगातार ऐसे हमले रोकने में अभी जो है कदम उठा रही है। लगातार आतंकियों की तलाश की जा रही है और ऐसे ही कई एनकाउंटर जो है हुए हैं जिसमें आतंकी मारे गए हैं और ऐसे भी आतंकी मारे गए हैं जिन्होंने बीजेपी नेताओं पर हमले किए हैं। तो अब बीजेपी को ये सोचना होगा, खास करके केंद्र में बैठी बीजेपी और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के कार्यकर्ता है, खास करके कश्मीर घाटी में, उनको सुरक्षा मुहैया करवानी होगी ताकि उनकी जान बच सके। और जिस तरह से बीजेपी 70 के दशक करीब 70 दशक बाद जो 70 सालों से कश्मीर घाटी के अंदर बीजेपी का नामो निशान नहीं था, तो कश्मीर घाटी में अगर बीजेपी के अपने पांव पसारे हैं तो अब उनको अगर वहां पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की जान की परवाह है तो उनको सुरक्षा मुहैया जो है वो करवानी होगी। जी बिल्कुल, अब नए एलजी आए हैं मनोज सिन्हा साहब, उम्मीद की जा सकती है कि अब सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। कविंद्र गुप्ता को भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि 2 दिन पहले ही उनकी बैठक हुई थी एलजी के साथ और इस मसले पर भी चर्चा हुई है कि यहाँ के स्थानीय नेताओं को सुरक्षा मुहैया करवानी ही पड़ेगी, तभी जाकर यहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर पाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू करने के लिए सबसे पहले जो पंच सरपंच बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको सुरक्षा मुहैया करवानी होगी। अलबत्ता क्योंकि जिस तरह से आतंकी लगातार निशाना बना रहे हैं, खासकर पंच सरपंच जो हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको निशाना बना रहे हैं। अगर राजनीतिक गतिविधि शुरू करनी है तो सबसे पहले इस पर लगाम लगानी होगी। आतंकियों को और ज्यादा, जिस तरह से लगातार पिछले 6 महीने की बात करें तो आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, उनको मारा जा चुका है और इसी प्रकार उनको और भी कार्रवाई करनी होगी ताकि कश्मीर घाटी में आतंकवाद का नामो निशान मिट सके और उनको सुरक्षा खास करके मुहैया करवानी होगी। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाना ही होगा, सुरक्षा मुहैया करवानी ही पड़ेगी बीजेपी को अपने स्थानीय नेताओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। फिलहाल एजाज हुसैन इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं एजाज। देखिए, जिस तरह से लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को घाटी में निशाना बनाया जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप इसे, किस तरह से समझ रहे हैं कि क्या सिर्फ एक आतंकियों के अंदर बौखलाहट है, धारा 370 हटाई गई और आतंकियों का सफाया लगातार किया जा रहा है, इसलिए बीजेपी को निशाना बनाया जा रहा है?
जी, जितने सारे अभी आपको पता ही होगा, पिछले कई 2 महीनों में हमारी करीब 5 हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए हैं। और इससे पहले भी हमारे कुछ कार्यकर्ता शहीद हुए थे, जैसे गौहर भट्ट थे या अपने शबीर भट्ट थे या गुल मोहम्मद मीर। आज जो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का, पहले क्या होता था, भारतीय जनता पार्टी को एक मतलब ना एक दूर की पार्टी दिखती थी, लेकिन आज मतलब कश्मीर में ऐसा लग रहा है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक विकल्प हो सकती है। तो ये चीज से बौखलाहट है पूरे पाकिस्तान को और आतंकवादियों को, और वो लोग नहीं चाहते यहाँ पे शांति हो, अमन हो। और जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है इलेक्शन हुए थे, यूएलबी के चुनाव हुए थे, पंचायत के चुनाव हुए थे, वो जितने चुनाव हुए थे उसमें एक नई लीडरशिप क्रिएट हुई थी, एक नई लीडरशिप उभर के आई थी। जो पिछले कुछ खानदान यहाँ पे राज कर रहे थे, चाहे एनसी के थे या पीडीपी के थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नई लीडरशिप यहाँ क्रिएट की थी। आज यहाँ पे सरपंच थे, पंच थे, यहाँ बीडीसी चेयरमैन है। तो यहाँ पे मतलब ये जो एक नई एक लीडरशिप क्रिएट करने की कोशिश की थी भारतीय जनता पार्टी ने, और जो हुई है, ये उसी का परिणाम है कि आज ज्यादा से ज्यादा हमारे जो आतंकवादी है वो हमारे कार्यकर्ताओं को हत्याएं हो रही है या अपने सरपंचों की हत्याएं कर रही है। लेकिन इससे डिमोरलाइज नहीं होना जेपी है, अपने पैर पसार रही है, आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री कर रही हूँ, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सुरक्षा तो मुहैया करवानी ही पड़ेगी ना। पिछले 1 महीने में लगभग 18 से 19 कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। मैं लास्ट 24 आवर की बात करूं तो पिछले 24 घंटे में 7 से 8 कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। वो जितने रिजिग्नेशन हुए हैं, मुझे नहीं लगता मतलब कोई उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग यहाँ जितने कार्यकर्ता है, जितने यहाँ कश्मीर में एक बड़ा ग्राफ है, हमारे 7 लाख के करीब मेंबरशिप है यहाँ पे। जितने मतलब हमने जो हमारी पार्टी है वो कोशिश कर रही है, जितने वल्नरेबल पर्सन है उनको सुरक्षा देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि हर एक कार्यकर्ता हमारा सुरक्षित हो। हमने अभी जो हमारे पंच है, सरपंच है, उनको अलग अलग होटलों में सुरक्षा के साथ बिठा के रखा है। लेकिन साथ में ही जो मैंने फिर से दोहराना चाहता हूँ, धारा 370 हटने के बाद जो यहाँ गतिविधि हुई है, जो डेवलपमेंट के कार्य हुए हैं, जो विकास हुआ है यहाँ पे कश्मीर में, खासकर घाटी में, जो एक किरण नजर आ रही थी कि यहाँ के जो लोग हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे या जो अपने देश के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीजें एक रुकावट बनी हुई है। जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा है अभी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि कश्मीर को बेच रहा है, लेकिन जो कश्मीर का युवा आगे आना चाहता है, आगे अपनी बात रखना चाहता है, विचार रखना चाहता है, तो उस विचार से वो लोग मुकरते हैं। और यहाँ की जो आजकल जो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, तो मुझे लगता है जो रेजिग्नेशन हुई है, कुछ हद तक हमारे कार्यकर्ताओं में डर जरूर है, लेकिन उससे हम लोग टूटे हुए नहीं है। हम लोग यहाँ पे आने वाले समय में एक और गति से और जाति के साथ और अपने कार्यक्रम और आगे बढ़ाएंगे, और यहाँ पे उससे ज्यादा ज्वाइनिंग होगी। और जितने हमारे अभी माहौल अगर एजाज बना रहा तो किस तरह से पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पर शुरू की जा सकेगी, क्योंकि कार्यकर्ता डरे हुए हैं और ये बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल एक्टिविटी वहां पर शुरू होना चाहिए। हमारा अनुरोध है सेंट्रल गवर्नमेंट से, हमारा माननीय अमित शाह जी से भी अनुरोध है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, देखिए जो नेशनलिस्ट थॉट्स रखने वाले कार्यकर्ता है, जो मेन स्ट्रीम में नेशनलिज्म की ओर जुड़ना चाहते हैं, उन सब जो भी लोग हैं जो पूरे कश्मीर में या बाकी पार्टियों के भी या पंच सरपंच, या मैं बोलता हूँ जो बाकी पार्टियां, उनको भी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी इस कारण से भी टारगेट बनी हुई है क्योंकि बाकी जो राजनीतिक पार्टी है वो कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म की भाषा बोलती है या फिर कहीं और अलगाववाद की भाषा बोलती है। जब वो ऐसे एस्पिरेशन खड़ा कर लेती है तो उससे हमारे जो कार्यकर्ता है उन पर ज्यादा टारगेट हो जाता है और हमारे कार्यकर्ता और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो हमारा मतलब एक पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे अभी हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो बार बार कोशिश की है, उन्होंने बार बार कोशिश की। मैं बोलता हूँ जो हमारी नई लीडरशिप क्रिएट की है, यहाँ 5000 से ज्यादा सरपंच पंच एक जो युवाओं की जो टीम है वो आगे बन के आई है, जो आने वाले समय में जो कश्मीर की एक नई दिशा होगी, जो नई एक मंजिल होगी, वो तय करेगी और आने वाले टाइम में कश्मीर को एक नए कश्मीर के रूप में आगे लेके जाएंगे। और जो नए एलजी साहब आए हैं मनोज सिन्हा, क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो इस दिशा में आगे काम करें? जो हमारे एलजी साहब आए हैं, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनने यहाँ के लोगों के एस्पायरेशंस को समझा और जो चाहते हैं कि यहाँ पॉलिटिकल डायलॉग चले, पॉलिटिकल प्रोसेस चले। और जो नए लोग हैं, ये नहीं दो पीढ़ियों तक यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो आप नहीं देख सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि जब
मतलब उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती उन्होंने लास्ट टाइम भी बोला था, जब यूएलबी के चुनाव हुए थे उन्होंने उस टाइम भी बाइकआउट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोग निकल के सरपंच बन के या बीडीसी एक नई लीडरशिप क्रिएट की। तो आने वाले समय में जो पॉलिटिकल प्रोसेस, मैं चाहता हूँ कि एक जो पॉलिटिकल कनेक्शन है उससे ज्यादा जो कश्मीर के लोगों को, जो आम लोग हैं, आम नागरिक है, उनके साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत है। जो ऑनरेबल एलजी साहब, जो हमारे मनोज सिन्हा जी, मुझे पूरी उम्मीद है जो उसका डेडिकेशन, जो उसका एक्सपीरियंस है पॉलिटिकल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, वो एक नई ऊर्जा के साथ कश्मीर को आगे लेके जाएगा, ऐसा हमारा मानना। और जब उन्होंने शपथ ली, वो बिल्कुल उनका स्पष्ट था कि करप्शन को यहाँ पे कोई जगह नहीं है। मेन स्ट्रीम के लिए, अपने देश के हित के लिए जो भी कार्य, जो भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको और गति से वो लोग करें, ऐसा हमारा मानना है। और जो आम व्यक्ति का कनेक्शन है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल जो आप प्रोसेस बोल रहे हो वो तो ऑलरेडी चल रहा है, वो तो ग्राउंड में दिख रहा है, किंतु जो नई लीडरशिप क्रिएट हुई है और उसको कैसे हम लोग चैनलाइज करके लोगों तक बिल्कुल संवाद हो, ऐसा हमारी अपेक्षा है कि दिल्ली से जो डायरेक्टली, जो हमारे आज तो यूटी है हमारी, आज डायरेक्टली हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन देख सकते हैं, वहां पे एक असेसमेंट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, और कश्मीर के जो बेसिक, जो ग्रास रूट पे लोग हैं उन तक जाने की जरूरत है और उनको एड्रेस करने की जरूरत है। एजाज, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर घाटी को हमेशा दहलाने की साजिश रचते बिल्कुल, रहते ये हैं, हमेशा कोशिश लेकिन रही है नहीं, आतंकवाद मेरा की सवाल वो। एजाज ये है कि क्या इसमें आपको राजनीतिक साजिश भी नजर आती है कि किसी तरह से बस घाटी में भय का माहौल बना रहे? बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। इससे पहले भी जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां थी, जो लोकल, जो रीजनल पार्टियां थी, उनके कई नेता यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में पाए गए हैं, ऐसा कोई दोहराया नहीं है। जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, जो अपने सिक्योरिटी, देखिए जो टेररिज्म है वो बेसिक कॉज है, मतलब टेररिज्म को आप लोग नकार नहीं सकते। जो यहाँ आतंकवाद है वो पाकिस्तान की ओर से, और उसमें कुछ राजनीतिक जो लोग हैं वो भी उसके साथ जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज है, वो बिल्कुल एकदम नजर बनाए रखी है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे कार्यकर्ता है, जो हमारे, उनको भी आश्वासन देना चाहते हैं पार्टी की ओर से कि वो लोग, मतलब जो हमारी पार्टी है वो बिल्कुल उनके साथ खड़ी है और उनके हर एक सुख और दुख में भी शामिल है। एक बात बताइए कि अभी हाल फिलहाल में क्या जरूरत ज्यादा नजर आ रही है, कि अभी क्या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं कि जो भय का माहौल अभी बना हुआ है उसे कम किया जा सके? देखिए, आतंकवाद के ऊपर हमारे बहुत एक उपलब्धि पाई है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने। आज जो पहले एक माहौल बना हुआ था दहशत का, वो आज नहीं है, लेकिन आज जो पॉलिटिकल हत्याएं हो रही है वो एक चिंता का विषय है। जो आज पॉलिटिकल जो टारगेटिंग हो रही है, खासकर बीजेपी को, खाली बीजेपी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हम लोग राष्ट्र के साथ चलना चाह रहे हैं, हम लोग अपने देश का तिरंगा लेके चलना चाह रहे हैं, इसलिए हम लोग को टारगेट बनाया जाता है। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बिल्कुल उस चीज से मतलब आगाह है, और वो चाहते हैं कि जो यहाँ पे जब जब किसी चीज का अंत होता है, मुझे लगता है ये अंत में है, जो टेररिज्म है वो एट द फाइनल स्टेज है कश्मीर में, और आने वाले समय में यहाँ अमन भी होगा, खुशहाली होगी, और यहाँ कश्मीर एक नए कश्मीर के रूप में आ जाएगा। आखिरी सवाल है कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कब तक घाटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को सुरक्षा मिल पाएगी? देखिए, जो सुरक्षा की बात है, यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसीज है वो जब मतलब देखिए, हर किसी को देना ऐसा संभव नहीं है। मैंने पहले भी बोला, हमारे आज 7 से 10 लाख यहाँ पे नंबर्स है, तो मतलब एक ग्रास रूट पे है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ एनालाइज कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, और जिस चीज, और जो हमारे कार्यकर्ता है उनको भी हम लोग ने ये चीज बोला है कि आपको जब भी सुरक्षा चाहिए, आप एक बार अपने पुलिस, जो सिक्योरिटी कंसर्न फोर्सेज है, उनके साथ एक बार संपर्क करके तब प्लान बना के आप चले जाइए। मुझे लगता है आने वाले समय में इस चीज को हम लोग एक चार्ट आउट के तौर पे, प्लान के रूप में जो पार्टी को करना होगा वो पार्टी के रूप में हम लोग करेंगे, और बाकी जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल इस चीज पे नजर बनाए रखी है। मुझे लगता है वो लोग भी कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकालेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। तो कश्मीर में एक और बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि रविवार को उनको गोली मारी गई थी और आज अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया और इसी के साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में भय का माहौल बना हुआ है। देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि किस तरह से जो पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को सुरक्षा दिलवा पाती है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में 6 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी करने वाले आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। रविवार को पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच जारी किए। पीड़ित बच्ची का इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बच्ची की आंत का ऑपरेशन सफल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही उसे खतरे से बाहर निकाल लेंगे। पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्ची को जबरन बाइक पर बिठाकर ले गए और सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। बच्ची की हालत बिगड़ी तो उसे छोड़कर फरार हो गए। गढ़मुक्तेश्वर के सीओ पवन कुमार ने बताया कि 2 महिलाओं ने आरोपियों को बाइक पर बच्ची को ले जाते हुए देखा था। उनके बयान के आधार पर तीनों आरोपियों के स्केच बनाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान तो कर ली गई है और गिरफ्तारी के लिए हालांकि दबिश भी दी जा रही है, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। हैरानी की बात यह है कि गांव के ही आरोपी हैं, लेकिन अभी तक इनकी पुलिस इनको पकड़ नहीं पाई है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 5 दिन इस घटना को बीत चुके हैं और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इस वजह से जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनमें काफी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बच्ची की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। आज उसके आंत का जो ऑपरेशन है वो सफल हुआ है और धीरे धीरे वो रिकवर कर रही है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। अस्पताल में भर्ती कराया गया है बच्ची को और अभी वो रिकवर करने की कोशिश में है। उसकी हालत अभी धीरे धीरे ठीक होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का ये मामला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हापुड़ से हमारे संवाददाता श्याम शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। श्याम, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, आज 5वां दिन है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। आरोपी अभी तक गिरफ्त में नहीं आए हैं पुलिस के। जी पल्लवी जी, आपको बता दें आज 5 रोज हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक अपराधी नहीं मिल पाया है और पुलिस उसे 8 टीमों की घोषणा करके 4 टीमों के द्वारा हम उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज तक पुलिस के हाथ वो अपराधी नहीं चढ़ पा रहा है और खाली स्केच जारी करके शांत बैठी हुई है पुलिस। तो क्या ऐसा माना जाए कि इस पूरे मामले में लापरवाही बरती जा रही है श्याम? जी पल्लवी जी, बता दें ऐसा ही लग रहा है कि पुलिस इसमें लापरवाही बरत रही है, कोई गंभीरता से इस मामले को नहीं ले पा रही है। बिल्कुल श्याम, मैं पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी। ये शुक्रवार का मामला बताया जा रहा है कि वो आरोपी कहां से आए, कैसे बच्ची को वो अपने साथ ले गए, क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा, कोई जानकारी है? जी पल्लवी जी, मैं आपको बता दूं, ये मंगलवार की शाम को 6 बजे की घटना है, जब बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तब एक बाइक सवार युवक आता है और उसे बहला के अपनी बाइक पर बैठा के ले जाता है। जब परिजनों को 12 घंटे तक बच्ची नहीं मिल पाती है तो बच्ची को उसके परिजन ढूंढते हैं और 12 घंटे के बाद वो पुलिस में सूचना देते हैं। पुलिस उसे लापरवाही में लेती है और जब 12 घंटे तक बच्ची का कोई पता नहीं चल पाता है तो किसी के द्वारा उन्हें सूचना मिलती है कि पास के ही एक खेत में, जो ज्वार का खेत है, उसमें बच्ची एक अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई मिलती है, जिसकी हालत काफी क्रिटिकल बताई जाती है और उसे वो हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पे उसे पास का स्वास्थ्य केंद्र मना कर देता है लेने से और उसे फिर मेरठ रेफर कर दिया जाता है, जहाँ उसकी हालत काफी खराब बताई जा रही है। बिल्कुल, और बताया जा रहा है कि आंत का ऑपरेशन किया गया है बच्ची का और ऑपरेशन तो सफल रहा है। अभी डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है श्याम, कब तक बच्ची ठीक हो पाएगी, क्या वो रिकवर कर रही है? डॉक्टरों का अभी तक मैडम ये कहना, पल्लवी जी, ये कहना है कि उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। आंख का ऑपरेशन हो चुका है, लेकिन उसके कुछ पर्सनल पार्ट्स जो है वो काफी डैमेज हो गए, जिसे रिकवर करने में बहुत समय लग सकता है। बिल्कुल, और स्थानीय पुलिस क्या कह रही है कि आखिर क्यों अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई आरोपी की? जब स्केच बन गए हैं, सीसीटीवी फुटेज उनके हाथ में है, तो क्या उन 3 आरोपियों को पकड़ने में इतनी मुश्किल हो रही है पुलिस को? जी पल्लवी जी, बता दें कि इसमें कांग्रेस ने भी तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल उनके घर परिवार से जाके मिला और आज एसपी ऑफिस का घेराव भी किया है, जिसमें पुलिस प्रशासन और कप्तान ने आश्वासन दिया है कि हम उन्हें जल्दी गिरफ्तार में कर लेंगे और उसके लिए छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, और जो बच्ची के परिजन हैं श्याम, उनका क्या कुछ कहना है, क्या किसी तरह की मांग वो कर रहे हैं? बच्ची के परिजनों का कहना है कि उसके आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए
और उसको बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधी ऐसा कोई काम करते हुए 20 बार सोचे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम शर्मा तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर की ये घटना है, जहां 6 साल की बच्ची से निर्भया जैसी दरिंदगी करने वाले आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। रविवार को पुलिस ने 3 आरोपियों के स्केच जारी किए। पीड़ित बच्ची का इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। तो हापुड़ की ये घटना गढ़मुक्तेश्वर में, जहां एक 6 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। तीनों आरोपियों के स्केच तो पुलिस ने जारी कर दिए हैं, लेकिन पुलिस के हाथ 5 दिन बाद भी खाली हैं। अभी तक अब जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लगातार पुलिस यही कह रही है कि हमने 8 टीमें बना दी हैं और वो दबिश दे रही हैं, जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है और आरोपियों को किस तरह से क्या सजा दी जाती है। बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।